हेलो फ्रेंड्स, किताबी कास्ट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बी डिसिप्लिन बाय शेल्डन हाउ किताब के बारे में। सेल्फ डिसिप्लिन को अक्सर लोग सिर्फ विल पावर या जबरदस्ती कंट्रोल करने वाली चीज मान लेते हैं, लेकिन असल में ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और असरदार कॉन्सेप्ट है। ये वो क्वालिटी है जो किसी भी इंसान की लाइफ को साधारण से असाधारण बना सकती है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है अपनी पसंद को सोच समझकर लेना बिना किसी बहाने या आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया के। ये वो ताकत है जो आपको उन चीज़ों से रोकती है जो अभी के लिए लुभावनी लगती हैं, लेकिन लंबे समय में नुकसान करती हैं, और आपको उन कामों की तरफ ढकेलती है जो मुश्किल तो होते हैं, लेकिन भविष्य में आपको गर्व महसूस कराते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन अपने सबसे ज़रूरी लक्ष्यों के लिए लगातार प्रयास कर पाएं, चाहे वो स्वास्थ्य हो, करियर, रिश्ते या सीखना, तो आपकी लाइफ कैसी दिखेगी? यही सेल्फ डिसिप्लिन का जादू है। ये आपकी उत्पादकता, भावनात्मक नियंत्रण और समय प्रबंधन का आधार है। कोई भी महान एथलीट, लेखक, उद्यमी या लीडर ले लीजिए, उन सब के पीछे एक सामान्य गुण मिलेगा: मजबूत सेल्फ डिसिप्लिन। और अच्छी बात यह है कि ये कोई जन्मजात कौशल नहीं है, बल्कि इसे सीखा और अभ्यास किया जा सकता है। इस 30 दिन का रोड मैप इसी सोच पर आधारित है। ये कोई प्रेरणादायक भाषण या एक रात में बदल देने वाला फॉर्मूला नहीं है। ये एक संरचित, जमीनी और विज्ञान समर्थित दृष्टिकोण है, जिसे न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और बिहेवियरल साइंस के सिद्धांतों पर बनाया गया है। इसमें उन टेक्निक्स को सरल तरीके से समझाया गया है जो जेम्स क्लियर, एटॉमिक हैबिट्स, मेल रॉबिन्स, 5 सेकंड रूल और कैरल ड्वेक जैसे विश्व प्रसिद्ध विशेषज्ञों ने लोकप्रिय किया है। यानी ये किताब सिर्फ ज्ञान नहीं देती, ये आपको रोजाना के काम में मार्गदर्शन करती है। सेल्फ डिसिप्लिन की यात्रा की शुरुआत तब होती है जब आप ये पहचानते हो कि आपकी कुछ रोजमर्रा की आदतें और पैटर्न आपकी ग्रोथ में बाधा बन चुके हैं, जैसे मोबाइल स्क्रॉल करते करते घंटों निकाल देना या हर बार कठिन काम को टाल देना। ये छोटी छोटी चीजें दिखने में नगण्य लगती हैं, लेकिन यही पैटर्न आपकी पहचान और भविष्य को आकार देते हैं। जब आप इन पैटर्न्स को पहचान कर तोड़ना शुरू करते हो और उनकी जगह नई सहायक आदतें डालते हो, वहीं से असली परिवर्तन शुरू होती है। इस रोड मैप में हर दिन का एक स्पष्ट फोकस है, जो आपको छोटी छोटी करने लायक कदम देता है। इससे आप परेशान नहीं होते, क्योंकि हम एक समय पर सिर्फ एक व्यवहार पर काम करते हैं। शुरुआत जागरूकता से होती है, जानना कि आप किस जगह नियंत्रण खो देते हो। फिर धीरे धीरे हम आदत के चक्र को समझते हैं, सूक्ष्म आदतें बनाते हैं और अपने वातावरण को ऐसा डिजाइन करते हैं जिससे सही काम करना आसान हो जाए। फिर हम भावनात्मक अनुशासन की बात करते हैं, क्योंकि सिर्फ समय या आदतें प्रबंधित करना काफी नहीं होता। असली चुनौती तब आती है जब मन विरोध करता है, नकारात्मक विचार आते हैं या प्रेरणा कम हो जाती है। तब आप सीखते हो पॉज लेना, पुनर्विचार करना और मन को फिर से सेट करना। जब आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख जाते हो, तो अनुशासन अंदर से मजबूत होने लगता है। दिनचर्या और उत्पादकता को मजबूत करने के लिए हम टाइम ब्लॉकिंग, टास्क प्रायोरिटाइजेशन और डीप वर्क जैसी टेक्निक्स यूज करते हैं। इससे आपका हर दिन सोच समझ कर बनता है और आप सिर्फ व्यस्त नहीं, बल्कि वास्तव में प्रभावी बनते हैं। धीरे धीरे ये यात्रा आपको आपकी पहचान से जोड़ती है। अब आप वो काम नहीं करते क्योंकि करना चाहिए, बल्कि क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूं जो ये करता है। दृढ़ निश्चय, ईमानदारी की जांच और भविष्य के स्वयं की कल्पना जैसे अभ्यास आपको एक ऐसी मानसिकता देते हैं जो स्थिर और आत्मविश्वासी है। और सबसे अच्छा हिस्सा ये है कि ये यात्रा कठोर नहीं है। छूटे हुए दिन या झटकों को भी स्वीकार किया गया है, क्योंकि अनुशासन का मतलब पूर्णता नहीं, बल्कि वापस लौटना है। फिर हम सिस्टम्स की बात करते हैं। इच्छा शक्ति सीमित होती है, लेकिन अच्छे सिस्टम्स आपके लिए सही फैसलों को आसान और स्वचालित बना देते हैं। टेम्पलेट्स, दिनचर्या और पहले से तय की गई प्रतिक्रियाएं आपको फैसला लेने की थकावट से बचाते हैं। जैसे जैसे आप इन सिस्टम्स को लागू करते हैं, आप प्रयास के साथ आसानी भी महसूस करने लगते हैं। और अंत में जब 30 दिन पूरे होते हैं, तो आप अल्पकालिक प्रयास से दीर्घकालिक जीवन शैली की ओर बढ़ चुके होते हैं। अब अनुशासन कोई एक प्रोजेक्ट नहीं, ये आपकी पहचान बन चुकी होती है। अब आप खुद से मासिक जांच करते हैं, अपने एनर्जी के लेवल को मैनेज करते हैं और लगातार विकसित होते जाते हैं।
इस पूरी यात्रा की खूबसूरती यही है कि ये आपको जोर नहीं डालती, बल्कि धीरे से मार्गदर्शन करती है। हर कदम ज़मीनी है, वास्तविक है और आपके लिए व्यक्तिगत है। आप इसे अपनी गति पर कर सकते हो, कोई दबाव नहीं, सिर्फ प्रगति। सेल्फ डिसिप्लिन बोरिंग नहीं है, बल्कि ये आपकी आज़ादी की चाबी है। जब आप अनुशासित होते हैं तो आप अपने समय, ऊर्जा और ध्यान के मालिक होते हैं। आप ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को नियंत्रित करते हैं, ना कि वो आपको नियंत्रित करें। आप हर दिन को इरादे से जीते हैं और यही धीरे धीरे आपके सपनों की जिंदगी की नींव बनता है। और इस यात्रा का पहला कदम है यह तय करना कि आप तैयार हैं अपने अंदर की पावर को अनलॉक करने के लिए। कभी कभी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए हमें खुद से एक सच्चा और गहरा रिश्ता बनाना पड़ता है। यही काम शुरू होता है मानसिक तैयारी के पहले हिस्से से, जो 5 दिनों का एक पावरफुल इंट्रोडक्शन है अनुशासन की दुनिया में। ये हिस्सा हमें अपने मन को तैयार करने का मौका देता है ताकि हम आने वाले 30 दिनों में सही समर्पण के साथ आगे बढ़ सकें। पाठ 1, मानसिक तैयारी। 5 दिन। पहला दिन, अपने क्यों को परिभाषित करें। जब तक हमें ये नहीं पता होता कि हम अनुशासित क्यों बनना चाहते हैं, तब तक कोई भी आदत टिकती नहीं। तो इस दिन आपको अपने दिल से ये पूछना होता है, मेरी प्रेरणा क्या है? क्या मैं अपनी स्वास्थ्य में सुधार करना चाहता हूँ? क्या मुझे अपने करियर में आगे बढ़ना है या संबंधों को बेहतर बनाना है? एक डायरी में अपने विचार लिखो, अपने मूल्यों को पहचानो और यह भी सोचो कि अगर मैं ऐसे ही अनुशासनहीन रहा तो मुझे क्या नुकसान हो सकता है। यह प्रक्रिया थोड़ी भावनात्मक हो सकती है, लेकिन यही तो असली शुरुआत है अपने अंदर झांकने की। दूसरा दिन, वास्तविकता को स्वीकार करें। यहीं से असली ईमानदारी की शुरुआत होती है। हम अक्सर खुद को झूठे बहानों से आराम देते रहते हैं कि कल से शुरू करूंगा, अभी मूड नहीं है, थोड़ा आराम कर लूं। लेकिन इस दिन आपको खुद को आईना दिखाना है, अपनी हर टाल मटोल, हर बहाने को सामना करना है और ये कहना है कि हाँ, मैंने टाला है, लेकिन अब और नहीं। इस दिन आप अपने आप से कट्टर जवाबदेही लेते हो। मतलब कोई दोषारोपण का खेल नहीं, कोई बहाना नहीं, सिर्फ सच्चाई और खुद की जिम्मेदारी। तीसरा दिन, आत्म मूल्यांकन। यह दिन थोड़ा विश्लेषणात्मक होता है। आपको अपने अलग अलग जीवन क्षेत्रों को अंक देने होते हैं, जैसे स्वास्थ्य, करियर, रिश्ते, आदतें, मानसिकता वगैरह। सोचो कि 1 से 10 में मैं अपनी स्वास्थ्य को कितना अंक दूंगा। क्या मैं अपने करियर से संतुष्ट हूँ? क्या मेरी आदतें मुझे आगे ले जा रही हैं या पीछे? इस अंकन से आपको स्पष्टता मिलती है कि आपको कहाँ सुधार चाहिए। ये एक तरह से आधार रेखा तैयार करता है, एक ऐसा बिंदु जहाँ से आप अपनी ग्रोथ को माप सकते हो। चौथा दिन, कल्पना। यह दिन थोड़ा सपनों जैसा होता है, लेकिन बहुत शक्तिशाली भी। आपको अपनी आंखें बंद करनी है और कल्पना करना है कि अगर मैं पूरी तरह से अनुशासित बन जाऊं तो मेरी लाइफ कैसी दिखेगी। मैं सुबह जल्दी उठ रहा हूं, वर्कआउट कर रहा हूं, ध्यान केंद्रित होकर काम कर रहा हूं, ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर हूं। उस संस्करण को देखो जो आप बनना चाहते हो। इस कल्पना को रोजाना करना है। ये आपके इरादे को मजबूत करता है। जब आप साफ साफ देख सकते हो कि आप क्या बनना चाहते हो, तो आपका मन भी उसी दिशा में काम करने लगता है। 5वां दिन, समर्पण का अनुबंध। ये थोड़ा गंभीर सा लगता है, लेकिन इसी में असली जादू है। आप एक लिखित समर्पण बनाते हो। एक पेपर पर लिखते हो कि मैं अगले 30 दिन तक अनुशासित रहने का वादा करता हूं और फिर उस पर हस्ताक्षर करते हो। यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक कार्य नहीं है। व्यवहार अर्थशास्त्र के शोधकर्ताओं ने भी यह साबित किया है कि जब हम किसी चीज को आधिकारिक तौर पर समर्पित करते हैं तो हम उसे छोड़ने की संभावना कम कर देते हैं। यह अनुबंध आपके लिए एक रिमाइंडर है, एक सबूत है कि आपने खुद से वादा किया है। इन 5 दिनों में आप कोई बाहरी काम नहीं करते, बल्कि आंतरिक रूप से तैयार होते हो। ये मानसिक तैयारी आपके मानसिकता को फिर से सेट करती है। जैसे कोई एथलीट मैदान में उतरने से पहले वार्म अप करता है, वैसे ही ये 5 दिन आपके मन और आत्मा का वार्म अप है। इससे पहले कि आप आदतें बदलना शुरू करो, ये जरूरी है कि आप खुद को बदलने के लिए तैयार हो जाओ। ये प्रक्रिया सरल लग सकती है, लेकिन इसमें गहराई है, क्योंकि अनुशासन सिर्फ एक कौशल नहीं, बल्कि एक पहचान है। और पहचान तभी बदलती है जब हम खुद से ईमानदारी से बात करते हैं। तो अगर आपने ये 5 दिन गंभीरता से लिए, तो आप अपने अंदर एक शक्तिशाली बदलाव महसूस करोगे। एक ऐसी शुरुआत जो आपकी पूरी लाइफ को एक नई दिशा में ले जा सकती है। तैयार हो? अब बस खुद को ईमानदारी से सामना करने की हिम्मत चाहिए। बाकी सब आपके अंदर पहले से ही मौजूद है। पाठ 2, आदतों का निर्माण। 5 दिन। अब जब मन तैयार हो चुका है, तो अगला कदम आता है काम का, यानी आदतें बनाना। भाग 2 हमें सिखाता है कि आदतें कैसे बनती हैं, कैसे टूटती हैं और हम कैसे छोटी छोटी चीज़ों से बड़े बदलाव ला सकते हैं।
ये 5 दिन बहुत मज़ेदार और व्यवहारिक होते हैं क्योंकि यहाँ हम सिर्फ सोचते नहीं बल्कि करना शुरू करते हैं। छठा दिन, आदत चक्र को समझना। इस दिन की शुरुआत होती है एक दिलचस्प अवधारणा से जिसे जिसे हैबिट लूप कहते हैं। चार्ल्स डुहिक की प्रसिद्ध किताब द पावर ऑफ हैबिट में बताया गया है कि हर आदत के 3 हिस्से होते हैं, क्यू यानी संकेत, रूटीन यानी काम और रिवॉर्ड यानी फायदा। मतलब कोई एक संकेत क्यू हमें प्रेरित करता है, फिर हम एक काम रूटीन करते हैं और फिर उसका हमें कोई फायदा रिवॉर्ड मिलता है। जैसे मान लो डिनर के बाद स्वतः ही टीवी ऑन करना एक आदत बन गई है। क्यू है डिनर खत्म होना, रूटीन है टीवी देखना और रिवॉर्ड है आराम महसूस करना। अब इसी पैटर्न को बदलना है तो हम योजना बनाते हैं कि उसी क्यू पर टीवी की जगह कुछ और किया जाए, जैसे पढ़ना। रिवॉर्ड वही रहेगा आराम, लेकिन गतिविधि बदल जाएगी। इसी तरह अपनी दूसरी आदतों को भी मैप करना होता है और तय करना होता है कि क्या बदलना है। 7वां दिन, सूक्ष्म आदतें। इस दिन बात होती है माइक्रो हैबिट्स की, यानी इतनी छोटी आदतें जो करने में कोई रुकावट ना हो, बिल्कुल आसान लगें। जैसे सुबह उठते ही एक गिलास पानी पी लेना, या सिर्फ 2 मिनट के लिए स्ट्रेच करना, या रोजाना 3 प्राथमिकताएं लिख लेना। ये छोटे काम देखने में सरल लगते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाते हैं। जब मन कहता है कि इतना छोटा काम तो कर ही सकते हैं, तब शुरुआत आसान हो जाती है, और एक बार शुरुआत हो जाए तो बड़ा काम भी अपने आप होने लगता है। ये माइक्रो हैबिट्स अनुशासन के प्रवेश द्वार की तरह होती हैं। 8वां दिन, आदत को जोड़ना। इस दिन एक स्मार्ट टेक्निक पेश होती है जिसे कहते हैं हैबिट स्टैकिंग। ये विचार जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट से लिया गया है। इसमें हम नई आदत को किसी पहले से मौजूद आदत से जोड़ देते हैं। जैसे जब भी मैं ब्रश करूंगा उसके बाद जर्नल में 2 मिनट लिखूंगा, या जब मैं चाय बनाऊंगा उस दौरान 10 स्क्वाट्स करूंगा। इस टेक्निक की खूबसूरती यह है कि इससे आपको नई आदत के लिए अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। आप उसे अपनी पहले से मौजूद दिनचर्या में फिट कर देते हो और वो धीरे धीरे स्वाभाविक लगने लगती है। ये 10 स्क्वाट्स करोगे। इस टेक्निक की खूबसूरती यह है कि इससे आपको नई आदत के लिए अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। आप उसे अपनी पहले से मौजूद दिनचर्या में फिट कर देते हो और वो धीरे धीरे स्वाभाविक लगने लगती है। चौथा दिन, वातावरण को सुधारना। यह दिन थोड़ा वातावरण और प्रेरकों के बारे में होता है। यहाँ एक बात स्पष्ट की जाती है कि हमारे आसपास का माहौल हमारी आदतों को मजबूती से प्रभावित करता है। अगर टेबल पर किताबें रखी होंगी तो पढ़ने का मन अपने आप करेगा। अगर चिप्स या अस्वस्थ स्नैक्स सामने रखे होंगे तो हम उन्हें टाल नहीं पाएंगे। तो विचार ये है कि अपने वातावरण को ऐसा डिजाइन करो जो अनुशासन का समर्थन करे। जैसे वर्कआउट के कपड़े रात में ही निकाल कर रख देना, मोबाइल से सोशल मीडिया ऐप्स हटा देना, पढ़ने का कोना बनाना। ये सब छोटे बदलाव हैं, लेकिन ये आपकी लाइफ को बहुत आसान बना सकते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं घर्षण को कम करना, यानी ध्यान भटकाने वाली चीजों को कम करना और सकारात्मक आदतों को आसान बनाना। 10वां दिन, पुरस्कार का महत्व। यह दिन पुरस्कारों के बारे में है। और हाँ, ये पुरस्कार चॉकलेट या शॉपिंग तक ही सीमित नहीं है। यहाँ बात होती है पुरस्कार के सुदृढ़ीकरण की, जो डोपामीन से जुड़ी होती है। हमारा दिमाग छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाता है और उसी भावना को हम रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे चेकलिस्ट में एक काम पूरा होते ही उसे टिक करना, कोई छोटी सी उपलब्धि के लिए खुद को एक तारीफ देना, या किसी अच्छे काम के बाद 10 मिनट का ब्रेक लेना। ये छोटे पुरस्कार हमारे ब्रेन केमिस्ट्री को सपोर्ट करते हैं और नई आदतों को आनंददायक बनाते हैं। जब किसी आदत के साथ अच्छा एहसास जुड़ जाता है तो बार बार करने का मन करता है, और यही तो चाहिए। इन 5 दिनों में आप असल में काम करते हो। ये वो समय है जब आपके छोटे छोटे कदम आपको एक नई पहचान की तरफ ले जाते हैं। आप महसूस करने लगते हो कि अनुशासन उबाऊ या सख्त नहीं है, बल्कि स्मार्ट और क्रिएटिव है। जब आप अपनी लाइफ को खुद डिजाइन करना शुरू करते हो, आदतों, वातावरण, प्रेरकों, पुरस्कारों के साथ, तब नियंत्रण आपके हाथ में आ जाता है। बदलाव लाने के लिए किसी नाटकीय चीज की जरूरत नहीं होती, बस लगातार छोटे छोटे काम करने होते हैं। यही इन 5 दिनों की सबसे बड़ी सीख है। हर छोटी आदत एक सीढ़ी है उस बड़े लक्ष्य की तरफ जिसे आप हासिल करना चाहते हो। और सबसे खास बात, ये सब करने में मजा आता है जब आप खुद को बड़ा होते हुए देखते हो, तो वो एहसास अजेय होता है। अब आप तैयार हो अपने कामों को आकार देने के लिए। बस निरंतरता बनाए रखना है। छोटे कदम ही बड़ी यात्राएं बनाते हैं। एक एक सूक्ष्म आदत के साथ आगे बढ़ते रहो। पाठ 3, भावनात्मक अनुशासन 5 दिन। अब तक आपने मन को तैयार किया है, आदतें बनानी शुरू की हैं, और अब बारी है भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की। अनुशासन का सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है जब भावनाएं हावी हो जाती हैं और हम उस वक्त सही फैसला नहीं ले पाते। लेकिन अगर हम भावनाओं को समझ लें तो हम खुद को बेहतर प्रबंधित कर सकते हैं। भाग 3 इसी भावनात्मक अनुशासन की बात करता है, और इन 5 दिनों में आप सीखते हो कि कैसे अपने भावनाओं के साथ काम किया जाए, ना कि उनके खिलाफ। 11वां दिन, पॉज बटन।
इस दिन की शुरुआत होती है एक बहुत शक्तिशाली कॉन्सेप्ट से, पॉज बटन। अक्सर हम गुस्से में, निराशा में या डर के वक्त बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ 5 से 10 सेकंड का पॉज लें तो पूरा सिचुएशन बदल सकता है। इस दिन हम सीखते हैं कि कैसे सिंपल सांस लेने की तकनीक से हम उस पॉज को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे जब कोई बात परेशान करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय गहरी सांस लो, 3 तक गिनो और फिर जवाब दो। ये पॉज आपके और आपके आवेग के बीच की दीवार है जो आपको पछतावे से बचाती है। ये छोटी सी तकनीक बहुत शक्तिशाली होती है। 12वां दिन, नकारात्मक विचारों को बदलना। इस दिन हम गोता लगाते हैं नकारात्मक विचारों की दुनिया में। जब भी हम अनुशासित नहीं होते तो खुद को जज करना शुरू कर देते हैं। मैं बहुत आलसी हूं, मेरे बस का नहीं, मैं कभी स्थिर नहीं रह सकता। लेकिन यहाँ संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा यानी सीबीटी का उपयोग करके हम सीखते हैं कि इन विचारों को पुनर्विचार कैसे करना है। मैं आलसी हूं को बदलकर कहा जा सकता है, मैं सुस्ती से निपटने की कोशिश कर रहा हूं, या मैं पहले भी असफल रहा हूं लेकिन मैं अब भी कोशिश कर रहा हूं। इस तरह की आत्म बातचीत आपको प्रेरित करती है, न कि नीचे गिराती है। विचार के पैटर्न्स को समझना और बदलना अनुशासन का अंदरूनी हिस्सा है। 13वां दिन, 5 सेकंड नियम। ये दिन थोड़ा ऊर्जावान होता है। यहाँ पेश होता है 5 सेकंड नियम। मेल रॉबिन्स का ये कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपके मन में कोई अच्छा या ज़रूरी काम करने का आवेग आए, जैसे उठकर व्यायाम करना, कॉल उठाना, कुछ पढ़ना, तो आपको 5 सेकंड के अंदर कार्रवाई करनी होती है, वरना मन बहाने देना शुरू कर देगा। तो जैसे ही मन में आया मुझे जर्नल लिखना चाहिए, तो 5, 4, 3, 2, 1 और बस शुरू कर दो। ये छोटा सा उल्टी गिनती आपके संकोच को तोड़ देता है। धीरे धीरे ये पैटर्न बन जाता है और आप हर बार सही काम करने लगते हैं। 14वां दिन, ध्यान केंद्रित करना। कई बार अनुशासन इसलिए भी टूटता है क्योंकि हमारा मन भटकता रहता है, कभी तनाव में, कभी ध्यान भटकाने वाली चीज़ों में। ध्यान से हम मन को केंद्रित करना सिखाते हैं, लेकिन यहाँ बात किसी भारी या लंबी प्रैक्टिस की नहीं है। सिर्फ 5 मिनट की सांस लेने की एक्सरसाइज या सचेतन चाल यानी माइंडफुल वॉक, जिसमें आप सिर्फ अपने कदमों और सांसों पर ध्यान दो। ये छोटी छोटी अभ्यास आपको तनाव में भी स्थिर रहने में मदद करती हैं, और जब मन शांत रहता है तो फैसले भी स्पष्ट होते हैं। 15वां दिन, विलंबित संतुष्टि। ये दिन थोड़ा कठिन हो सकता है क्योंकि आज बात होती है विलंबित संतुष्टि यानी डिलेड ग्रैटिफिकेशन की, यानी तुरंत मिलने वाली खुशी को थोड़ा रोककर बेहतर इनाम के लिए इंतजार करना। आज के दौर में हर चीज़ तुरंत चाहिए, खाना, मनोरंजन, स्क्रॉल करना, लेकिन अनुशासन वहीं से शुरू होता है जब आप आराम से बाहर निकलते हो। इस दिन आपको एक चुनौती दी जाती है, जैसे 24 घंटे चीनी से दूर रहना या एक दिन फ़ोन, सोशल मीडिया से ब्रेक लेना। ये असुविधा थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन इससे आपकी मानसिक शक्ति बढ़ती है। आप अपने आप को सिखाते हो कि मैं ज़रूरी नहीं कि हर आवेग के पीछे भागूं, मैं इंतज़ार कर सकता हूं। इन 5 दिनों में आप अपने भावनात्मक मांसपेशियों को प्रशिक्षित करते हैं। ये वो हिस्सा है जहां असली ग्रोथ होती है, जब आप खुद को असुविधाजनक भावनाओं के बीच भी संभालना सीख जाते हो। भावनात्मक अनुशासन कोई कठोर चीज़ नहीं है, ये एक बहुत ही करुणामय प्रक्रिया है जहां आप खुद को समझते हो, स्वीकार करते हो और धीरे से मार्गदर्शन करते हो। जब आप पॉज लेना सीख जाते हो, अपने विचारों को बदलना जानते हो, 5 सेकंड में कार्रवाई करते हो, ध्यान करते हो और अपने आराम को विलंबित कर पाते हो, तब आप सच में खुद पर नियंत्रण पा लेते हो। ये वो कौशल है जो सिर्फ अनुशासन ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में काम आता है। रिश्ते, करियर, स्वास्थ्य, सब जगह अब न सिर्फ आप शारीरिक रूप से अनुशासित हो, बल्कि भावनात्मक रूप से भी मजबूत बन रहे हो, और यही वो चीज़ है जो निरंतरता को स्थायी बनाती है। ये आंतरिक संतुलन ही आपकी बाहरी परफॉर्मेंस को आकार देता है। इसलिए इन 5 दिनों को हल्के में मत लो, ये आपके अंदर की शक्ति को अनलॉक करने वाले दिन हैं। पाठ 4, दिनचर्या को प्रोडक्टिविटी से भरें। 5 दिन। अब तक आपने मन और भावनाओं पर काफ़ी काम कर लिया है, आदतें सेट हो चुकी हैं, दिनचर्या भी मजबूत बन गई है, लेकिन अब जो सबसे बड़ा काम बचा है वो है अपने दिन की दिनचर्या को प्रोडक्टिविटी से भर देने की। क्योंकि अगर दिन का ढांचा साफ नहीं है तो अनुशासन टिकता नहीं है। भाग 4 में आप सीखते हैं कि कैसे अपने दिन को स्मार्ट तरीके से डिज़ाइन करें ताकि आपकी ऊर्जा, ध्यान और नतीजे तीनों सही जगह लगें। 16वां दिन, सुबह की दिनचर्या। ये दिन सुबह की दिनचर्या पर ध्यान केंद्रित करता है। शायद आपने कई बार सुना होगा कि सफल लोग सुबह जल्दी उठते हैं, लेकिन यह सिर्फ जल्दी उठने की बात नहीं है, बल्कि उस समय को इरादे से इस्तेमाल करने की बात है। इस दिन आप एक ऐसी सुबह की दिनचर्या बनाते हैं जो अनुशासन का समर्थन करती है। इसमें सरल चीज़ें होती हैं, जैसे एक निश्चित उठने का समय, थोड़ा जर्नल लिखो जिसमें आप अपने विचार या लक्ष्य लिखो, पानी पीना जिससे शरीर हाइड्रेट हो जाए, और 5 से 10 मिनट का शांत समय जहां पर आप बस चुपचाप बैठो या कृतज्ञता का अभ्यास करो।
ये छोटी छोटी चीजें आपके दिन का माहौल तय कर देती हैं। अगर सुबह सहज होती है तो पूरा दिन नियंत्रित लगता है। 17वां दिन, समय को बांटना। ये दिन टाइम ब्लॉकिंग को पेश करता है। अक्सर हम एक साथ कई काम करते हैं या दिन भर प्रतिक्रिया देते रहते हैं। किसी का मैसेज आया, कोई ईमेल आया, कुछ याद आया, और ऐसे में ध्यान कहीं गुम हो जाता है। टाइम ब्लॉकिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप अपने दिन को स्लॉट्स में विभाजित करते हो। जैसे सुबह 9 से 11 रचनात्मक काम, फिर 11 से 12 प्रशासनिक काम, दोपहर में आराम, शाम को फिटनेस वगैरह वगैरह। आप रात को ही अगले दिन की रफ योजना कर लेते हैं। इससे सुबह उठते ही फैसला लेने की थकावट नहीं होती। आपको पता होता है कि कब क्या करना है। ये टेक्निक अनुशासन और प्रोडक्टिविटी दोनों को बढ़ाती है। 18वां दिन, प्राथमिकता देना। इस दिन आप कामों को प्राथमिकता देना सीखते हैं। यहाँ 2 अवधारणाएं बहुत काम आती हैं। पहला, आइजनहावर मैट्रिक्स, जिसमें कामों को 4 हिस्सों में विभाजित किया जाता है: महत्वपूर्ण, जरूरी, महत्वपूर्ण गैर जरूरी, गैर महत्वपूर्ण जरूरी और गैर महत्वपूर्ण गैर जरूरी। इससे आप समझ पाते हैं कि किस काम को पहले करना है, किसे निर्धारित करना है, किसे सौंपना है और किसे छोड़ देना है। दूसरी अवधारणा है 80/20 नियम, यानी 80% नतीजे सिर्फ 20% महत्वपूर्ण कार्यों से आते हैं। जब आप ये पैटर्न पहचान लेते हैं तो आप वही काम करते हैं जो असल में जरूरी है, बाकी शोर हट जाता है। 19वां दिन, डिजिटल से दूरी। ये दिन थोड़ा विशासन जैसा है। यहाँ बात होती है डिजिटल सीमाओं की। आज की दुनिया में सबसे बड़ा ध्यान भटकाने वाला तत्व है फोन, सोशल मीडिया, गेम्स और अंतहीन सामग्री। ये सब हमारे दिमाग में डोपामीन शॉट्स देते हैं, मतलब तुरंत खुशी, लेकिन धीरे धीरे असली प्रेरणा खो जाती है। इस दिन आपको डोपामीन डिटॉक्स ट्राई करने को कहा जाता है, यानी कुछ घंटों या एक दिन के लिए इन चीज़ों से दूर रहना। उस अंतराल में आप खुद को ऊब से निपटना सीखते हैं और धीरे धीरे आपकी स्वाभाविक जिज्ञासा और ध्यान वापस आता है। आप फोन को अपनी जेब से निकालने से पहले एक पॉज लेना सीखते हैं और ये आदत आपकी नियंत्रण शक्ति को वापस लाती है। 20वां दिन, गहरा काम। ये दिन एक और शक्तिशाली अवधारणा लाता है, गहरा काम। कैल न्यूपोर्ट ने इस विचार को लोकप्रिय किया, जिसमें कहा गया कि हम सबसे प्रभावशाली काम तब करते हैं जब हम ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से मुक्त होकर एक लंबे समय में काम करें, कम से कम 90 मिनट। ये कोई एक साथ कई काम करना नहीं होता, आप सिर्फ एक काम पर ध्यान देते हो। गहरे काम के लिए आप अपने वातावरण को सेट करते हो, फोन साइलेंट, सूचनाएं बंद, साफ मेज और मन तैयार। ये अभ्यास थोड़ा समय लेता है विकसित होने में, लेकिन जब हो जाती है तो आपकी प्रोडक्टिविटी आसमान छू जाती है। एक सेशन के बाद छोटा ब्रेक लो और फिर अगला काम शुरू करो। इस तरीके से आप दिन में कम समय में ज़्यादा काम कर पाते हो। इन 5 दिनों में आप अपने समय और ध्यान के मास्टर बनते हो, क्योंकि असली अनुशासन सिर्फ इच्छा शक्ति से नहीं आता, वो दिनचर्या, संरचना और स्पष्टता से आता है। जब आप जानते हो कि आपको कब क्या करना है, ध्यान भटकाने वाली चीज़ें नियंत्रण में हैं और मन गहरे ध्यान में जाने की आदत डाल चुका है, तब आप सच में अपने ऊपर नियंत्रण पा लेते हो। ये वो स्किल है जो सिर्फ अनुशासन ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में काम आता है। रिश्ते, करियर, स्वास्थ्य, सब जगह आप ना सिर्फ आप शारीरिक रूप से अनुशासित हो, बल्कि भावनात्मक रूप से भी मजबूत बन रहे हो। और यही वो चीज़ है जो निरंतरता को स्थायी बनाती है। ये आंतरिक संतुलन ही आपकी बाहरी परफॉर्मेंस को आकार देता है। इसलिए इन 5 दिनों को हल्के में मत लो, ये आपके अंदर की शक्ति को अनलॉक करने वाले दिन हैं। पाठ 5, पहचान और मानसिकता में बदलाव, 5 दिन। अब आप अनुशासन के रास्ते पर काफी आगे आ चुके हो। आदतें सेट हो चुकी हैं, भावनाएं संभल गई हैं, दिनचर्या भी मजबूत बन गई है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा काम बचा है वो है मानसिकता और पहचान का परिवर्तन, यानी खुद को एक अनुशासित इंसान के रूप में देखना, महसूस करना और वैसा ही व्यवहार करना। भाग 5 का ध्यान इसी पहचान के बदलाव और आंतरिककरण पर है, जहां अनुशासन अब कोई बाहरी जरूरत नहीं, बल्कि आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। 21वां दिन, नई विश्वास प्रणाली। इस दिन की शुरुआत होती है एक नई विश्वास प्रणाली से। यहां आप सकारात्मक घोषणाओं का उपयोग करना शुरू करते हो, जैसे मैं वो इंसान हूं जो मुश्किल काम भी पूरे करता है। ये कथन सुनने में सरल लगते हैं, लेकिन जब आप इन्हें बार बार बोलते हो, लिखते हो और सबसे जरूरी इन पर काम करते हो, तो धीरे धीरे आपका दिमाग खुद को एक नए रूप में देखने लगता है। ये तकनीक पहचान को फिर से प्रोग्राम करने में मदद करती है। जब आप जैसा हो वैसा ही जियो, यानी एक्ट एज इफ, यानी जैसा अनुशासित इंसान आप बनना चाहते हो वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर देते हो, तो एक दिन वो सच में आपकी वास्तविकता बन जाती है। 22वां दिन, ईमानदारी की जांच। इस दिन ईमानदारी की जांच करने का है, यानी क्या आपके काम आपके मूल्यों से मेल खा रहे हैं।
कई बार हम कुछ और मानते हैं लेकिन करते कुछ और है, और इसी बेमेल से निराशा आती है। इस दिन आप एक गैप विश्लेषण करते हो, यानी आप अभी कैसे व्यवहार कर रहे हो और आपका आदर्श संस्करण कैसा व्यवहार करता है, इन दोनों के बीच कितना अंतर है। फिर आप धीरे धीरे उस अंतर को कम करने के लिए छोटे छोटे बदलावों की योजना बनाते हो। ये कदम आपको जमीनी बनाता है। आप अपनी यात्रा को ईमानदारी से मूल्यांकन करते हो और अच्छा महसूस करने के भ्रम से बाहर आते हो। 23वां दिन, विरासत की सोच। ये दिन विरासत की सोच पर ध्यान केंद्रित करता है। यहां आप कल्पना करते हो कि आप 10 से 15 साल बाद का भविष्य का संस्करण हो और आप आज के खुद को देख रहे हो। आप सोचते हो कि भविष्य में जो आप बन चुके हो वो आज के कौन से काम के लिए आपका शुक्रगुजार होगा। क्या वो धन्यवाद करेगा कि आपने उस दिन स्क्रॉल नहीं किया और इसके बजाय जर्नल लिखा या व्यायाम किया। इस तरह का कल्पना आपको एक बड़े मकसद से जोड़ती है। ये सिर्फ आज का लक्ष्य पूरा करने की बात नहीं होती, ये उस इंसान की नींव तैयार करने की बात होती है जो आप बनना चाहते हो। जब आप दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखते हो तो छोटी छोटी परेशानियां बेमानी लगने लगती हैं। 34वां दिन, लचीलापन। यह दिन लचीलेपन को फिर से सेट करने का मौका है। यानी क्या आप अनुशासन के ट्रैक से उतर जाने के बाद वापस लौट सकते हो। बहुत लोग एक दिन चूक करते हैं और फिर शर्म में फंसकर सब छोड़ देते हैं। लेकिन यहां आप सीखते हो कि कैसे असफलताओं को डेटा की तरह देखना है, सीखने की तरह। सब कुछ या कुछ नहीं की मानसिकता को छोड़कर आप हमेशा कुछ ना कुछ के दृष्टिकोण को अपनाते हो। यानी अगर एक दिन ध्यान चूक गया तो अगले दिन वापस शुरू करो, बिना शर्म के। गति बनाए रखना जरूरी है, पूर्णता नहीं। 25वां दिन, टालमटोल विरोधी टूल बॉक्स। इस दिन व्यावहारिक उपकरणों से भरा होता है। इसे टालमटोल विरोधी टूल बॉक्स कहा गया है। जब मन करे कोई काम टालने का तो क्या करें। यहां आपको कुछ मजेदार और प्रभावी तकनीकें मिलती हैं, जैसे इसे पहले बुरी तरह करो, यानी पूर्ण करने के तनाव में मत फंसो, बस शुरू कर दो, भले ही खराब वर्जन से। दूसरा तरीका है 5 मिनट का टाइमर। बस खुद से इतना कहना कि मैं सिर्फ 5 मिनट करूंगा। अक्सर उन 5 मिनट में ही प्रतिरोध टूट जाता है और आप लय में आ जाते हो। और फिर बाहरी जवाबदेही, किसी दोस्त को अपने लक्ष्य के बारे में बताओ या किसी साथी के साथ प्रगति ट्रैक करो। जब किसी और को पता होता है कि आपने क्या समर्पित किया है तो संभावना है कि आप उसे गंभीरता से लोगे। इन 5 दिनों में आप सिर्फ आदतें या दिनचर्या नहीं बना रहे, बल्कि अपनी आंतरिक पहचान को उन्नत कर रहे हो। आप खुद को एक अनुशासित, समर्पित इंसान के तौर पर देखना शुरू करते हो। आप झटकों से टूटते नहीं, बल्कि वापस उछलना सीखते हो। आप खुद को दीर्घकालिक दृष्टि से कल्पना करते हो और अपने मूल्यों के साथ संतुलन लाते हो। अब अनुशासन कोई बोझ नहीं रह गया, अब ये आपकी खुद की छवि का हिस्सा बन चुका है। आप जब आईने में देखते हो तो सिर्फ एक इंसान नहीं दिखता, आपको वो वर्जन दिखता है जो बाधाओं का सामना करता है, आराम का विरोध करता है और अपने हायर सेल्फ के लिए काम करता है। इस भाग के बाद अनुशासन अब सिर्फ एक कौशल नहीं, बल्कि आपका एक आंतरिक कंपास बन जाता है, जो हर फैसले, हर काम को मार्गदर्शन करता है। और यहीं से शुरू होती है असली परिवर्तन। पाठ 6, निरंतरता और सिस्टम्स। 5 दिन। अब आप अपनी अनुशासन यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। भाग 6 यानी दिन 26 से 30 तक का मकसद है आपकी सारी मेहनत को स्थायी बनाना। यानी अब जो आपने सीखा, जो आदत बनाई, जो मानसिकता विकसित की, उसे बनाए कैसे रखा जाए और उसमें स्थिरता कैसे लाई जाए। ये भाग अस्थायी नहीं है, बल्कि आपको जीवन भर की निरंतरता की ओर ले जाने का रास्ता है। 26वें दिन, उपलब्धियों का जश्न। इस दिन का ध्यान होता है मील के पत्थरों का जश्न मनाना। अब तक आपने बहुत सारे छोटे बड़े कदम पूरे किए होंगे, चाहे वो 1 हफ्ता सुबह जल्दी उठना हो, 10 दिन तक सोशल मीडिया से दूर रहना या रोजाना जर्नल लिखना। अब इन उपलब्धियों को पहचानना जरूरी है, क्योंकि जब हम किसी काम का जश्न मनाते हैं, चाहे वो एक छोटी सी मिठाई हो, एक अच्छी फिल्म वाली रात हो या बस खुद से एक बहुत बढ़िया, तो हमारा दिमाग उस आदत से सकारात्मक भावना को जोड़ता है। ये चीज आदत चक्र को और मजबूत बनाती है। आत्मचिंतन भी इसी का हिस्सा है, यानी पीछे मुड़कर देखना कि आपने क्या सीखा, कहां से कहां पहुंचे और इससे आपको कैसा महसूस हुआ। 27वें दिन, ट्रैकिंग उपकरण। इस दिन उपकरणों के बारे में है, खासकर ट्रैकिंग उपकरण। अब जब आदतें बन चुकी हैं तो उन्हें ट्रैक करना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि आपको साफ साफ दिखे कि आप कहां सुधार कर रहे हो और कहां अटक रहे हो।
सिंपल साप्ताहिक ट्रैकिंग शीट इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें आप रोज की आदतें, ऊर्जा का स्तर और भावनात्मक स्थिति को चिन्हित करते हो। ये कोई उबाऊ काम नहीं है, बल्कि ये आपकी ग्रोथ का आईना बन जाता है। जब आप देखते हो कि पिछले 10 में से 8 दिन आपने मेडिटेशन किया या 5 दिन चीनी को टाला, तो आत्मविश्वास बढ़ता है और प्रेरणा अंदर से उत्पन्न होती है। 28वां दिन, ऊर्जा प्रबंधन। इस दिन एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आता है, समय प्रबंधन से ऊर्जा प्रबंधन की ओर। क्योंकि अनुशासन सिर्फ ये नहीं है कि मेरे पास समय नहीं है, असल में समस्या ये होती है कि हमारे पास ऊर्जा नहीं होती। अब आप सीखते हो कि ऊर्जा को कैसे अनुकूलित किया जाए, और इसके लिए सबसे जरूरी कारक है अच्छी नींद लेना, स्वच्छ और संतुलित भोजन करना, जलायोजित रहना और गहरी सांस लेना। जब आपका शरीर रिचार्ज होता है तो मन भी केंद्रित रहता है। आप कम ऊर्जा में भी चतुराई से काम कर पाते हो, क्योंकि आपने अपने सिस्टम को ठीक कर लिया है। 29वां दिन, प्रणाली पर विश्वास। ये दिन आपको एक बहुत शक्तिशाली मानसिकता से परिचित कराता है, प्रणाली पर विश्वास। कई लोग सोचते हैं कि सफलता सिर्फ इच्छा शक्ति से आती है, लेकिन सच्चाई ये है कि मजबूत प्रणालियां सफलता को आसान बना देती हैं। अब आप स्वचालित दिनचर्या बनाते हो, जैसे सुबह उठते ही जर्नल निकाल लेना या डिनर के बाद टहलने निकल जाना। टेम्पलेट्स और डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स आपकी फैसला लेने की थकावट को कम करते हैं, जैसे हर सोमवार को भोजन की तैयारी कर लेना या हर सोमवार को साप्ताहिक योजना बनाना। इससे मन आराम में रहता है और आप छोटे छोटे फैसलों में उलझते नहीं। अनुशासन अब संघर्ष नहीं, बल्कि एक सरल प्रवाह बन जाता है। 30वां दिन, लंबी दृष्टि। ये दिन सबसे खास है। अब आप अल्पकालिक लक्ष्यों से निकलकर दीर्घकालिक दृष्टिकोण को अपनाते हो। आप एक 30 दिन बाद की योजना बनाते हो, जिसमें मासिक लक्ष्यों की जांच होती है, यानी हर महीने खुद से पूछना कि मैं कहाँ हूँ, क्या मैं आगे बढ़ रहा हूँ या अटक गया हूँ। ये कदम अनुशासन को एक चुनौती से पहचान में बदल देता है। अब आप वो इंसान बन चुके हो जो निरंतरता में विश्वास करता है, जो अपने सिस्टम पर भरोसा करता है और जो अपनी ऊर्जा और ध्यान को सही जगह लगाना सीख चुका है। अब अनुशासन आपके लिए कोई कार्य नहीं, न ही कोई चेकलिस्ट, बल्कि आपकी सोच, आपके फैसलों और आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुका है। आपने शुरू में छोटे छोटे कदम लिए, फिर उन्हें ट्रैक किया, फिर भावनाओं को संभाला, दिनचर्या बनाई, पहचान को उन्नत किया और अब आप स्थिरता की तरफ बढ़ चुके हो। अनुशासन अब कोई अस्थायी प्रयास नहीं रहा, यह एक आदत नहीं, यह अब आपकी जीवन शैली बन गई है। आप खुद पर गर्व महसूस कर सकते हो, क्योंकि आपने ना सिर्फ बाहरी ध्यान भटकाने वाली चीजों को प्रबंधित किया, बल्कि अपने अंदर के भ्रम और टालमटोल को भी संभाला। और अब जो रास्ता खुला है वो अनंत है, जहां हर महीने, हर साल आप खुद का उन्नत वर्जन बना सकते हो। यही है असली महारती। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।